नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की अहम खबरें आपको दिखाएंगे और साथ ही उन खबरों के मायने भी समझाएंगे। मदरसा में धमाके के बाद बांका के नवटोलिया गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन उस सन्नाटे में भी कई सवाल हैं। सनसनी तब और फैल गई जब धमाके में मरे मौलाना का आजमगढ़ कनेक्शन सामने आ गया। बांका ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा। दूध के डब्बों से बना था बम। मौलाना का आजमगढ़ कनेक्शन। मंगलवार को बांका के नवटोलिया मदरसे में हुए धमाके को लेकर कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। एनआईए की टीम के ग्राउंड जीरो पर पहुंचने से पहले बड़ा धमाके को लेकर कुछ बड़े खुलासे हुए। सूत्रों के मुताबिक जिस बम से जोरदार धमाका हुआ उसे बनाने के लिए दूध के डब्बों का इस्तेमाल किया गया था। कई बम बनाकर एक बक्से में रखे गए थे। बॉक्स में रखने की गलती से ही धमाका हुआ। बम बनाने में संभवतः अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि बम मदरसे में ही बनाए गए थे। लिहाजा न्यूज 18 की टीम ने नवटोलिया गांव जाकर इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की तलाश शुरू की, जहां के ज्यादातर लोग गांव से गायब हैं और जो हैं वो न तो कुछ बोलते हैं न मदरसे में तालीम लेने वाले बच्चों को बोलने देते हैं। जब आज न्यूज 18 की टीम यहाँ बच्चों से जानकारी लेने आई कि जो यहाँ पे मदरसा ध्वस्त हुआ था, यहाँ पर मदरसा में बच्चे किस तरह के तालीम ले रहे थे। कुछ बच्चे शुरुआती दौर में सामने भी आए और उन्होंने बोला कि असलन उर्दू और फारसी की यहाँ पे शिक्षा ली जा रही थी, लेकिन जैसे ही कैमरा और लोगो निकला वो यहाँ से रफ्फू चक्कर हो गए। अब इससे साफ जाहिर होता है कि जैसे पुरुष गायब हुए, महिलाएं भी गायब हुई, अब बच्चों को भी सामने आकर हकीकत बयां करने से रोका जा रहा है। उधर इस धमाके में मदरसे के जिस इमाम अब्दुल सत्तार मोबिन की मौत हो गई, जब उसका सच जानने के लिए न्यूज 18 की टीम झारखंड के देवघर जिले में उसके घर कालीजात गांव पहुंची, तो वहां से इमाम के आजमगढ़ कनेक्शन का सच सामने आया। यूपी का वही आजमगढ़ जो सिमी के आतंकियों और देश में हुए कई धमाकों के लिए बदनाम रहा है। इनका शुरुआती पढ़ाई हुआ प्राथमिक विद्यालय बस्ती से, वहाँ से लेकर मिडिल स्कूल कुकराहा तक। वहाँ से फिर उर्दू लाइन में चल गए, मुबारक हाजिर कहते हैं अल-जामियातुल इस्लामिया अशरफिया सिक्की मुबारकपुर आजमगढ़। वहाँ से उन्होंने 2006-07 में दस्तारबंदी हुई। उसके बाद घर आए। घर आने के बाद उस साल मतलब फिर घर में रहे। फिर वहाँ से पढ़ाने की गर्ज से बांका के लगभग 9-10 में बांका गए। जांच में ये भी बात सामने आई है कि नवटोलिया का मदरसा रजिस्टर्ड नहीं था। ऐसे में बिहार मदरसा बोर्ड ने सरकार से धमाके की जांच की और सभी सदस्यों का रजिस्ट्रेशन कराने की मांग की है, ताकि उन पर निगरानी रखी जा सके। घटना मदरसे में घटी है, ये बहुत दुखद है हमारे बिहार के लिए और हम तमाम लोगों के लिए। और ये मदरसा ये है कि मेरे बोर्ड से इलाक़ नहीं है। मैं चाहूँगा कि ऐसे जितने मदरसे हैं प्राइवेट, उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए, ताकि कोई इस तरह का कोई घटना, कोई ऐसा मामला नहीं हो, ताकि हम इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं उसमें अगर वो सरकार से मंजूर रहते तो उनके अंदर निगरानी होती। जाँच की रिपोर्ट के बाद सख्ती से निपटा जाए इन लोगों से, जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे। धमाके के साथ मदरसे और उसके इमाम की हकीकत भी हैरान करने वाली है, मगर उम्मीद है कि एनआईए की जांच से जल्द ही पूरी साजिश का सच सामने आ जाएगा। देवघर से मनीष दुबे और बांका से नागेंद्र द्विवेदी के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बांका के नवटोलिया के लोग बोलने से बच रहे हैं, लेकिन अब तक पुलिस की जो थ्योरी सामने आई है वो कई सवाल खड़े करती है। खबर तो समझिए, ब्लास्ट में कौन लोग घायल हुए थे? 4 दिन बाद भी एक घायल भी सामने नहीं आया है। सवाल ये कि क्या सिर्फ मौलाना ही धमाके में शामिल था? पुलिस कह रही है कि धमाका देसी बम से हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि देसी बम की डेंसिटी इतनी हाई हो कि उसके ब्लास्ट से मदरसा की दीवारें, उसकी छत ढह जाए? एफएसएल की टीम ने जो जांच की है उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। हालांकि एफएसएल ने बारूद होने की बात कही है। अब सवाल है कि जब रिपोर्ट एफएसएल की नहीं आई तो पुलिस कैसे कह दिया पुलिस ने कि सुतली बम का इस्तेमाल हुआ था? मदरसा में देसी बम ही फटा था, इस बात को साबित करने का आधार क्या है और साबित करने की जल्दबाजी क्या है? जबकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बम बनाने के लिए दूध के डिब्बों का इस्तेमाल हुआ था। डिब्बों में विस्फोटक और कील भरे थे।
घटनास्थल से आरडीएक्स मिलने के प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल होने की बात सामने आ रही है। मतलब किसी बड़ी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है और इसलिए जरूरी है कि जांच सही दिशा में हो, सही तरीके से हो। मदरसे में मौलाना की मौत के बारे में एक बड़ी जानकारी हाथ लगी है। धमाके में मारे गए इमाम अब्दुल सत्तार मोबिन का कनेक्शन आजमगढ़ से रहा है। आजमगढ़ जो प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन सिमी का गढ़ रहा है। आजमगढ़ से कई आतंकी वारदातों का कनेक्शन रहा है। अब्दुल सत्तार मोबिन 12 सालों से बांका के नूरी इस्लाम मस्जिद में काम कर रहा था। इनका शुरुआती पढ़ाई हुआ प्राथमिक विद्यालय बस्ती से, वहाँ से लेकर मिडिल स्कूल कुकराहाट है। वहाँ से फिर उर्दू लाइन में चल गए, मुबारक कहते हैं अलजामियतुल इस्लामिया अशफिया सिक्की मुबारकपुर आजमगढ़। वहाँ से उन्होंने 2006-07 में दस्तारबंदी हुई। उसके बाद घर आए। घर आने के बाद उस साल मतलब फिर घर में रहे। फिर वहाँ से और खबर तो समझिए, दरअसल पिछले कुछ सालों से आजमगढ़ आतंकियों के अड्डे के तौर पर देखा गया है। आजमगढ़ सिमी का गढ़ माना जाता रहा है। भारत में सिमी एक प्रतिबंधित संगठन है और इस ब्लास्ट में मरने वाला मौलाना आजमगढ़ में काफी सालों तक रहा है। आजमगढ़ से ही उसने पढ़ाई की। तो फिर सवाल उठता है कि क्या मौलाना किसी आतंकी संगठन के संपर्क में था? क्या मौलाना किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था? इन सवालों का जवाब जल्द तलाशना होगा जांच एजेंसियों को। वहीं बांका के मदरसे में हुए ब्लास्ट के करीब 60 घंटे बाद अररिया का एक गांव भी बम धमाके से थर्रा उठा। यहां धमाके में घायल अफरोज नाम के एक शख्स की निशानदेही पर 2 जिंदा बम भी बरामद हुए हैं। मंगलवार को बांका के नवटोलिया मदरसे में हुए धमाके की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई कि गुरुवार रात अररिया के बैरगाछी इलाके का बुधेश्वरी गांव बम धमाके से दहल उठा। धमाके में अफरोज नाम का एक बुजुर्ग बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक ये बुजुर्ग ही बम धमाके का कसूरवार है, जिसकी निशानदेही पर 2 और जिंदा बम बरामद किए गए हैं। 2 बम बरामद है, जिंदा बम है, यहीं पर रखा हुआ था। ये घर के पीछे तरफ पड़ता है, सुनसान जगह, वहाँ पे रखा था और लगता है कि रात को ये लेने आए थे। इसी में छड़ था, छड़ से इनका कुर्ता फंसा है, गिर गया है, जिससे हाथ में बम था वो बम ब्लास्ट किया। बुरी तरह घायल बुजुर्ग अफरोज को बेहतर इलाज के लिए कटिहार रेफर किया गया है और पुलिस घटना स्थल से लेकर उसके घर तक धमाके के सबूत जुटाने में लगी है। अब तक की पूछताछ के आधार पर पुलिस ये कह रही है कि अफरोज ने ही बम बनाकर झाड़ियों के पीछे रखा था और गुरुवार रात को वो राजा नाम के एक शख्स पर हमले के इरादे से यहाँ बम लेने पहुँचा था, जिससे इसकी पुरानी दुश्मनी है। एक बार ये जेल भी गए हैं, दिल्ली में रहते थे। इनकी पत्नी जो है वो इनको छोड़ दी थी। 2 शादी की एक पत्नी छोड़ दी थी। उस पत्नी से राजा का संबंध हो गया था। इसी बात को लेके उसको राजा से फ्रिक्शन था, तो इसलिए ये जो है सो हो सकता है कि राजा के को ही मारने के लिए बम बनाए होंगे। लेकिन बांका मदरसा ब्लास्ट के 2 दिन बाद हुए इस ब्लास्ट से चौकन्नी पुलिस बाकी एंगल से भी मामले की जांच कर रही है, क्योंकि ये बात उसके गले नहीं उतर रही है कि कोई शख्स किसी की हत्या के लिए इतने बम क्यों बनाएगा। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए, क्योंकि सवालों की शक्ल में ही पूरी बात छिपी हुई है। आपकी रंजिश में क्या कोई बम से हमला करता है? आपसी रंजिश में बम को ले जाने या फिर वहां रखने के पीछे मकसद क्या है? बम बनाने की कला कहां से आई? क्या ऐसे लोग किसी दूसरे मकसद से भी बम बनाते हैं? और क्या बमों को लेकर बिहार में कोई नेटवर्क काम कर रहा है? क्योंकि पिछले 4 दिनों में 2 जगहों पर बम फटना और बम बरामद भी होना चिंताजनक है। और हर घटना के बाद पुलिस का बयान भी बहुत हल्के अंदाज में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद 74 साल के हो गए। बिहार में कई जिलों में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने केक काटा और लालू की लंबी उम्र की कामना की। तो सीएम नीतीश कुमार ने भी लालू प्रसाद को बधाई दी। भाइयों बहनों, बिजली आई। कभी अपने अल्हड़ और देसी अंदाज से विरोधियों को भी गुदगुदाने पर मजबूर कर देने वाले आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव 74 साल के हो गए।
चारा घोटाले में सजा मिलने के बाद लालू भले ही पिछले 4 सालों से सक्रिय सियासत से दूर रहे हों, लेकिन उनके जन्मदिन पर बधाइयों और शुभकामनाओं का तांता लगा रहा। चारा घोटाले में जमानत पर चल रहे लालू फिलहाल दिल्ली स्थित बेटी मीसा भारती के आवास पर हैं और वहीं परिवार के साथ बर्थडे का केक काटा। वहीं दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर लालू की तस्वीर के सामने उनकी आरती की। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे का मुंह मीठा किया। वहीं लालू प्रसाद के जन्मदिन पर वैशाली में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने घोड़े पर सवार होकर रैली निकाली। रैली में महिलाएं भी शामिल हुई। लालू के चाहने वालों के साथ विरोधियों ने भी जन्मदिन की बधाई दी। सीएम नीतीश कुमार ने लालू यादव को कुछ इस तरह जन्मदिन की बधाई दी। सर, लालू जी को बधाई देंगे, आज उनका 74वां जन्मदिन। हमारी हम तो सब बधाई देंगे। लालू के जन्मदिन के बहाने बिहार की सियासत में थोड़ी गर्माहट भी महसूस की गई, जब हम पार्टी के प्रमुख और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से मिलने तेज प्रताप पहुंचे और फोन पर लालू यादव से मांझी ने बात की और लालू यादव को जन्मदिन की बधाई दी। हालांकि मांझी ने किसी तरह की सियासी बातचीत से इनकार कर दिया। लालू प्रसाद जी का आज जन्मदिन भी है और इसलिए उनको शुभकामना ट्वीट से भी दिया था। और अभी दूरभाष पर भी उनको हमने जन्मदिन की बधाइयाँ दी, इसकी कामना किया। वहीं लालू के जन्मदिन पर बधाई के बहाने सियासत की एक और झलक दिखी, जब बीजेपी से निलंबित एमएलसी टुन्ना जी पांडे ने दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। ये बिल्कुल कल मुलाकात हुई थी, कल 9 बजे के आसपास मुलाकात हुई थी। जाकर के 15 मिनट बाद हुआ हालचाल उनको जानना था। उनका तबीयत बहुत अस्वस्थ है, बहुत अस्वस्थ है। देखना होगा लालू के जन्मदिन पर बधाई और बधाई के बहाने सियासी गर्माहट का असर क्या आने वाले दिनों में होता है। सवाल यह भी कि बिहार चुनाव में आरजेडी के पोस्टर से हटा दिए जाने वाले लालू के चेहरे को क्या फिर आरजेडी बुलाने की कोशिश में जुटा है। पटना से अमित, रवि नारायण, वैशाली से राजीव मोहन और दिल्ली से अवधेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर तो समझिए, लालू के जन्मदिन को आरजेडी ने खास बनाने की कोशिश की। जन्मदिन के मौके पर कुछ संदेश भी देने की कोशिश की। तेज प्रताप और मांझी का मिलना उसी का इशारा है। जन्मदिन के दिन मुलाकात कर आरजेडी नीतीश को मैसेज देना चाहता है। तेज प्रताप ने लालू से मांझी की फोन पर बात करवाई, ऐसी चर्चा है। लेकिन यह भी सच है कि मांझी पहले महागठबंधन का हिस्सा थे। चुनाव से पहले मांझी ने एनडीए में एंट्री ली थी, लिहाजा मांझी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। समय समय पर आरजेडी की ओर से तोड़फोड़ की कोशिश होती रहती है। स्पीकर के चुनाव के समय भी विधायकों को लालू के फोन किए जाने की चर्चा गर्म थी। लेकिन बिहार की सियासत है, कुछ भी तस्वीर दिख सकती है और पहले भी कई सारी तस्वीरें दिखती रही हैं। आज फिर सीएम नीतीश पटना की सड़कों पर निकले। पटना के कई हिस्सों का निरीक्षण किया। उन्होंने मीठापुर फ्लाईओवर ब्रिज के पास बनाए जा रहे मल्टी मॉडल हब का जायजा लिया। पहले देखिए सीएम ने वहां क्या क्या देखा, फिर खबर तो समझिए। कोरोना से सख्ती से निपटने के बाद अब सीएम नीतीश कुमार विकास कार्यों को गति देने में जुट गए हैं। सीएम नीतीश ने आज पटना के मीठापुर फ्लाईओवर पर मल्टी मॉडल हब का जायजा लिया, जहां 5 मंजिला इमारत बननी है। पटना रेलवे स्टेशन के पास मल्टी मॉडल हब तकरीबन 261 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जिसमें तकरीबन 300 मीटर लंबा सबवे बनेगा। इसमें सभी प्रकार की गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था होगी। इस मल्टी मॉडल हब से लोगों को जाम की स्थिति से निजात मिलेगी। तब ठीक बनाया इन लोगों ने। पहले आए थे उस समय भी कहा था कि इसको ऊपर से भी जोड़ने का और नीचे से सीधे रेलवे स्टेशन तक को जोड़ने का, तो वो सब बात हुई थी। तो देख लिया, अब ठीक बनाया है। अब उस डिजाइन पर बनेगा तो वो जो एरिया है आपका खाली देख रहे हैं किनारे में, उन सब जगहों पर बहुत अच्छा बिल्डिंग बनेगा। कई तरह के इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, कई तरह की चीजें होंगी। खबर तो समझिए, मल्टी हब से जाम से निजात मिलेगा। सबवे बनने से लोगों को सुविधा होगी, लोगों को पार्किंग की सुविधा मिलेगी और जहां तहां गाड़ियां नहीं लगानी पड़ेगी, जाम की स्थिति नहीं बनेगी। सिटी बस, ऑटो और टैक्सी के लिए अलग अलग ठहराव होगा। यानी आने वाले दिनों में पटना को जाम से मुक्ति मिल सकती है। एक तरफ बिहार में ब्लैक फंगस के मामले में बढ़ोतरी हो रही है, तो दूसरी तरफ पटना आईजीआईएमएस ने ब्लैक फंगस के खिलाफ तैयारी भी बड़ी कर रखी है। आईजीआईएमएस की बेहतर तैयारी का ही नतीजा है कि ब्लैक फंगस के इलाज में आईजीआईएमएस ने मिसाल कायम किया है। बेहतर तैयारियों के गवाह ये आंकड़े हैं कि पिछले 20 दिनों में आईजीआईएमएस में ब्लैक फंगस के 100 मरीजों का ऑपरेशन किया गया।
बिहार के किसी भी अस्पताल में इससे पहले इतने कम दिनों में 100 ऑपरेशन नहीं हुए हैं। आईजीआईएमएस की इस उपलब्धि की पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता साकेत कुमार। ब्लैक फंगस इलाज के मामले में पटना का आईजीआईएमएस बिहार में नंबर 1 अस्पताल बन गया है। पिछले 20 दिनों में आईजीआईएमएस में 100 ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज किया गया, ऑपरेशन किया गया और उनको स्वस्थ किया गया। एक बड़ी उपलब्धि आईजीआईएमएस के लिए है, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टरों ने लगातार दिन रात मेहनत करके इस जो ये बीमारी है उसको ठीक करने में अपना योगदान दिया, क्योंकि सरकार भी जब ब्लैक फंगस के मामले बिहार में आ रहे थे तो सरकार की परेशानी बढ़ गई थी और इसे भी महामारी के श्रेणी में रखा गया था, बिहार सरकार ने रखा था। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से आईजीआईएमएस ने बखूबी इस बीमारी को एक चैलेंज के तौर पर लिया और इसमें जिस तरह से उन्होंने पिछले 20 दिनों में 100 मरीजों का इलाज किया, उन्हें स्वस्थ किया, ये एक बड़ी उपलब्धि आईजीआईएमएस के लिए भी है, साथ ही साथ सरकार के लिए भी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। खबर तो समझिए, दरअसल बिहार में ब्लैक फंगस महामारी घोषित है। ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ब्लैक फंगस को लेकर लोगों में दहशत है। 20 दिनों के अंदर ब्लैक फंगस के 100 मरीजों का ऑपरेशन कर रिकॉर्ड बनाया गया। लोगों को बचाने के लिए डॉक्टर्स भी काफी मेहनत कर रहे हैं। ये बिहार के लोगों के लिए सुकून देने वाली बात है और इसी तरह के ऑपरेशंस आगे भी होते रहेंगे। तैयारियां पुख्ता हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविशील्ड के 2 डोज के बीच के अंतर में फिर बदलाव किया है, लेकिन यह बदलाव उन लोगों के लिए किया गया है जो किसी विशेष कारण से विदेश जा रहे हैं। विदेश जाने वालों को अब कम दिन के अंतराल पर 2 डोज दिया जा सकेगा। कोरोना काल में उन लोगों का तनाव थोड़ा कम हो गया जिन्हें विदेश जाना है और कोविशील्ड के दूसरे डोज का इंतजार इसमें बाधा बन रहा है। अब विशेष परिस्थिति में विदेश जा रहे लोगों के लिए सरकार ने कोविशील्ड के 2 डोज के अंतर में बड़ा बदलाव कर दिया है। विदेश जा रहे लोगों को दूसरे डोज के लिए 84 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विशेष परिस्थिति में विदेश जा रहे लोग 28 दिन बाद भी दूसरा डोज लगवा सकते हैं। ये नई गाइडलाइन पढ़ाई, रोजगार या ओलंपिक टीम के हिस्से के तौर पर विदेश यात्रा करने वालों के लिए है। ये सुविधा 18 साल से ऊपर के उन लोगों के लिए है जो 31 अगस्त तक विदेश जाना चाहते हैं। केंद्र ने इसके लिए राज्यों को अधिकारी नियुक्त करने को कहा है जो पूरी व्यवस्था देखेंगे। कोविशील्ड के 2 डोज के अंतर में ये तीसरा बदलाव है। 22 मार्च को कोविशील्ड के 2 डोज का अंतर 4 से 6 हफ्ते से बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते किया गया था। फिर 13 मई को कोविशील्ड के 2 डोज का अंतर बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया। सामान्य स्थिति में कोविशील्ड के दूसरे डोज के लिए 84 दिन का इंतजार अब भी लागू है। बता दें कि कई देशों ने कोविशील्ड को मान्यता दी है और कई देश पूरी टीकाकरण के बाद ही वहां प्रवेश की अनुमति दे रहे हैं। ऐसे में सरकार के फैसले से उन सभी लोगों को राहत मिलेगी जो कोविशील्ड के दूसरे डोज का इंतजार कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार।